स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का क्लास 4। इसके पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हम पढ़ा चुके हैं। आज हम क्लास 4 लेकर आए हैं जिसमें हम हिंदी भाषा का विकास क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का जो विकास क्रम है, यानी हिंदी साहित्य में जो खड़ी बोली का जो विकास क्रम है उसे पढ़ेंगे। उसके बाद देवनागरी लिपि का मानकीकरण के विषय में पढ़ेंगे और राजभाषा एवं भारत संघ की भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। आज हम देखेंगे 3 पक्षों पर हम चर्चा करेंगे, 3 महत्वपूर्ण तथ्यों पर। खड़ी बोली हिंदी का विकास को देखेंगे, उसके बाद हम देवनागरी लिपि का विकास क्रम को देखेंगे और अंत में राजभाषा का संपूर्ण निचोड़ हम देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी का विकास में जितने भी पक्षों का महत्वपूर्ण योगदान रहा वे पक्ष हैं ईसाई मिशनरियों का योगदान, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, धार्मिक संस्थाएं, साहित्यिक संस्थाएं, हिंदी पत्र पत्रिकाओं का योगदान और भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। इन सभी पक्षों का क्या रहा? तो खड़ी बोली हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे पहले देखते हैं ईसाई मिशनरियों को देखते हैं। तो ईसाई मिशनरी कौन है? तो आपको पता होगा कि भारत में जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो चुकी थी तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेज, और अंग्रेजों का जो धर्म था वो क्या था? ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई मिशनरियों ने, मिशनरी किनको कहते हैं? जो अपने धर्म का क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं। तो ईसाई मिशनरियों ने क्या देखा कि भारत में अपना धर्म का जो है, अपने धर्म को तभी वो पूर्ण रूप से स्थापित कर सकते हैं जब वे भारत में हिंदी भाषा में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो उन्होंने क्या किया? तो इस अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो है वो हिंदी भाषा में कई ग्रंथों की रचना किए। और यही कारण था कि इसका मुख्य कारण था कि हिंदी भाषा का प्रयोग करके वो हिंदी भारत पर क्या कर सके? अपने धर्म का प्रभाव को क्या कर सके? पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार कर सके। तो यही था इनका मुख्य उद्देश्य। अब चलते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते ही। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, क्योंकि यहाँ से कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं और इसे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लेंगे। तो सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी। इसके संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। उद्देश्य क्या था? तो आईसीएस के सिविल अधिकारियों को हिंदी भाषा का ज्ञान कराना ताकि वे भारत पर प्रभावी ढंग से प्रशासन कर सके। ये इनका क्या था? तो महत्वपूर्ण यानी मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं विभागा अध्यक्ष। तो इसके विभागा अध्यक्ष कौन थे? तो संस्थापक लॉर्ड वेलेस्ली ने इसमें विभागा अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट को चुना और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भाखा मुंशी, भाखा अर्थात भाषा समझेगा, यानी भाखा मुंशी के पद पर सदल मिश्र और लल्लू लाल को उन्होंने क्या किया? चयनित किया। एक प्रकार से समझ सकते हैं किसी भी कॉलेज में आप जाते हैं तो कॉलेज में देखिएगा आपको प्रधानाचार्य देखने को मिलते हैं। तो समझ लें कि विभागा अध्यक्ष अर्थात जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। और किसी भी कॉलेज में प्रधानाचार्य के अलावे बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं जो एक प्रकार से जिसे हम शिक्षक कहते हैं पढ़ाने के लिए। तो उसी पद पर समझिए कौन थे? तो भाखा मुंशी के पद पर सदल मिश्र और लल्लू लाल थे, अर्थात वो शिक्षक थे एक प्रकार से समझ लीजिए फोर्ट विलियम कॉलेज की। तो उस प्रकार आपको समझना है, बाकी आपको इस प्रकार याद रखना है। विभागा अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट। भाखा मुंशी के पद पर कौन थे? तो सदल मिश्र और लल्लू लाल। अब आईसीएस क्या है? आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसके विषय में भी आपको बता दिए हैं। जिस समय भारत में ब्रिटिश शासन था तो उस समय इंपीरियल सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था, परंतु अब वर्तमान में जब भारत की आज़ादी मिल चुकी है तो वर्तमान में इसी का नाम क्या है? इंडियन सिविल सेवा। क्या नाम है? इंडियन सिविल सेवा, याद रखिएगा। अब देखिए जॉन गिलक्राइस्ट के विषय में ऐसे भी आ जाता है, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी भाषा के अध्यक्ष रहे। इस तरह का भी प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है। अब लल्लू लाल जो भाखा मुंशी के पद पर थे, लल्लू लाल ने हिंदी भाषा का ज्ञान कराने हेतु प्रेम सागर नामक गद्य पुस्तक लिखी। प्रेम सागर गद्य पुस्तक के जो महत्वपूर्ण तथ्य वो भी हम आपको लेकर आए हैं। तो प्रेम सागर क्या है? तो प्रेम सागर में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है तथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथा का भी
99 अध्यायों में इसमें वर्णन किया गया है। रचना काल है, प्रेम सागर का रचना काल है 1803 ईस्वी और प्रकाशन वर्ष है 1810 ईस्वी। और इसका प्रकाशक कौन है तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा प्रेम सागर को क्या किया गया था तो प्रकाशित किया गया था। आगे चलते हैं, लल्लूलाल की कुछ अन्य रचनाएं जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम सागर तो आप देख लिए लल्लूलाल की रचना है, उसके अलावा सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, माधव विलास, लाल चंद्रिका, ये सभी क्या है तो ये सभी भी लल्लूलाल की क्या है तो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरे भाखा मुंशी कौन थे तो सदल मिश्र थे। सदल मिश्र ने मुंशी के पद पर रहकर नासी केतोपाख्यान की रचना की। याद रखिएगा, सदल मिश्र ने भी मुंशी के पद पर अर्थात भाखा मुंशी के पद पर रहकर नासी केतोपाख्यान की रचना की, जिसका अन्य नाम क्या है तो चंद्रावती है। क्या नाम है? चंद्रावती है। और इसका रचना काल है 1803 ईस्वी। अब उसी समय की अन्य गद्य रचनाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, रानी केतकी की कहानी। कई बार आप प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रश्न को देखे होंगे। तो रानी केतकी कहानी के रचनाकार कौन है तो इंसा अल्लाह खान है और इसका अन्य नाम है उदयभान चरित। अब ये कहानी क्या है तो ये खड़ी बोली की प्रथम प्रेमाख्यानक रचना, ये भी याद रखिएगा, खड़ी बोली की प्रथम प्रेमाख्यानक रचना है। इसके अलावा सुख सागर जिसके रचनाकार कौन थे तो मुंशी सदा सुखलाल, और राजा भोज का सपना जिसके रचनाकार कौन थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की जिस समय स्थापना हुई थी उस समय सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंसा अल्लाह खान, मुंशी सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन सभी का हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार में यानी खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं हिंदी की जो धार्मिक संस्थाएं उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं ब्राह्मण समाज। तो ब्राह्मण समाज की जो स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में, इसके संस्थापक कौन थे तो राजा राम मोहन राय थे। स्थान कलकत्ता, यानी ब्राह्मण समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। उसके बाद है आर्य समाज। देखिए यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं, एक दो प्रश्न आपको प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। स्थापना 1875 ईस्वी। संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इसके क्या थे? संस्थापक थे। स्थान मुंबई, यानी आर्य समाज की स्थापना भी मुंबई में हुई थी। फिर प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना भी मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे तो आत्मारंग पांडुरंग, और स्थापना वर्ष है 1867 ईस्वी। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्थान कलकत्ता। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुई थी वो कहाँ पर? तो कलकत्ता में। ये तो वे हिंदी के धार्मिक संस्थाएं थी। अब चर्चा करते हैं हिंदी की साहित्यिक संस्थाएं। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना हुई 1774 ईस्वी। संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। उद्देश्य क्या था तो प्राचीन ग्रंथों की खोज करना, जो भी प्राचीन ग्रंथ थे उसकी खोज करना। आगे बढ़ते हैं, अब है नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी प्रचारणी सभा काशी जो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, और यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में तो आपको प्रश्न मिलेंगे तो मिलेंगे, 100% प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी, अब इससे कौन कौन महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पहले इसको पूरा बता लेते हैं, इसको पहले देख लेते हैं इसको, उसके बाद हम बताएंगे कहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। सबसे पहले नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो राधा कृष्ण दास थे, और संस्थापक थे, इनके 3 संस्थापक थे, परंतु प्रधान संपादक कौन थे तो श्याम सुंदर दास थे। 3 संस्थापक डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार। श्याम सुंदर दास यानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार। अब इसके प्रधान संपादक अगर पूछ दे तो याद रखिएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कभी कभी तो ये भी आता है नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक कौन थे, अगर उसमें आपको ऑप्शन सिर्फ श्याम सुंदर दास है, बाकी अन्य ऑप्शन नहीं है, तो आपका श्याम सुंदर दास ही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अब इस संस्था की देन से ही, इसी संस्था की देन से ही 1898 ईस्वी में, 93 में इसकी स्थापना हुई, 1898 ईस्वी में सरकारी कचहरियों में हिंदी भाषा का प्रयोग होना क्या हो गया, शुरू हो गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यह योगदान है नागरिक प्रचारणी सभा काशी का। अब इसका उद्देश्य क्या रहा, तो इस संस्था का उद्देश्य था हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति करना तथा उसका भारत में, संपूर्ण भारत में प्रचार प्रसार करना। अब नागरिक प्रचारणी सभा काशी जो है
इस संस्था से कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई उसकी भी चर्चा करते हैं, कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो त्रैमासिक थी, जो 1953 में निकली, और इसके एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह कहाँ से प्रकाशित हुई, तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से। इसके अलावा हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली, हिंदी शब्द सागर। अब हिंदी शब्द सागर रामचंद्र शुक्ल जी को जानते हैं, उन्होंने हिंदी का जो प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ जो लिखा था वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ही लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास ये भी आप जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण रचना है। हिंदी विश्वकोश, परिभाषिक शब्दावली, पृथ्वी राज रासो, विशल देव रासो जो महत्वपूर्ण आदि ग्रंथ है, इन सभी की रचना, इन सभी का प्रकाशन जो है वो कहाँ से, तो इन सभी का प्रकाशन जो है वो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हुआ था। आगे चलते हैं, अब हिंदी साहित्य सम्मेलन को देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय क्या थे, तो इसके संस्थापक थे। उद्देश्य क्या था, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का उद्देश्य था हिंदी भाषा तथा साहित्य एवं देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करना। यानी कह सकते हैं जितने भी साहित्यिक संस्थाएं थे उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य वही था, हिंदी भाषा का क्या करना, तो प्रचार प्रसार करना। अब ध्यान दीजिएगा, इसी संस्था के द्वारा आप लोग देखिएगा, जब हिंदी के पुरस्कार सम्मान को आप पढ़ते हैं तो उसमें मंगला प्रसाद पारितोषिक के विषय में पढ़ते हैं, तो इसी संस्था द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया जाता है, भी याद रखिएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा ही मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया जाता है। उसके बाद है प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिशील लेखक संघ, इसका जो प्रथम अधिवेशन है यही प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर देखने को मिलता है, याद रखिएगा। हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष, ये तो कई बार पूछ चुका है, याद रखिएगा। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष, यानी अध्यक्ष भी पूछ देते आज प्रेमचंद को, याद रखिएगा। प्रगतिशील लेखक संघ जो है यह, इसका अधिवेशन कई भागों में है, इसमें आप प्रथम अधिवेशन को याद रखिएगा। प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी, अध्यक्ष प्रेमचंद, स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। कई बार आता है प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रेमचंद को ही आप याद रखिएगा। अब इसमें कई सारे द्वितीय अधिवेशन है, तृतीय अधिवेशन, चतुर्थ, पंचम, पंचम के बाद षष्ठ, सप्तम, अष्टम, और अंतिम अधिवेशन जो है वो 1968 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष नीरज रंजन राय, और यह स्थान दिल्ली है। तो कुल मिलाकर प्रगतिशील लेखक संघ जो है इसमें कुल इसमें जो है इसमें 7 अधिवेशन हुए हैं। कितने अधिवेशन, 7 अधिवेशन हुए हैं, जिसमें प्रथम अधिवेशन को आपको याद रखने हैं। प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन को याद कर लीजिएगा। प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रेमचंद। यही से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को भी हमें छोड़ना नहीं, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षा में आता है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे, ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की थी। और इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करना। यानी गांधी जी यही चाहते थे कि हिंदी भारत की क्या बने, राष्ट्रभाषा बने, परंतु हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। आगे चलते हैं, अब हिंदी पत्र पत्रिकाओं को विषय में भी पढ़ते हैं। तो हिंदी पत्र पत्रिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे पहले देखते हैं उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष है 30 मई 1826, याद रखिएगा। संपादक पंडित जुगल किशोर, स्थान कलकत्ता। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, वो भी साप्ताहिक समाचार पत्र, और इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो याद रखिए 30 मई। और इसी 30 मई को हम क्या करते हैं, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे उसे आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न आ जाएगा, उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ। तो उदंत मार्तंड का प्रकाशन जो है 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ। इसके संपादक कौन थे, तो उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे, तो पंडित जुगल किशोर। उदंत मार्तंड कहाँ से निकला, तो कलकत्ता से। अब हिंदी का प्रथम समाचार पत्र प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलता है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पूछे तो आपका उत्तर होगा उदंत मार्तंड। हिंदी पत्रकारिता दिवस
30 मई को मनाते हैं। और 30 मई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 मई 1826 ईस्वी को उदंत मार्तन जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा। और उदंत मार्तन किस टाइप का पत्र है? तो साप्ताहिक समाचार पत्र है। उसके बाद देखते हैं सुधावर्षन। सुधावर्षन समाचार पत्र का प्रकाशन 1854 ईस्वी में हुआ। इसके संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर सेन थे, श्याम सुंदर सेन। स्थान कलकत्ता। और हिंदी का ये क्या है? प्रथम दैनिक समाचार पत्र। अब परीक्षा में देखिए आप कंफ्यूज हो जाइए। अगर परीक्षा में इस प्रकार पूछे कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है, तो उदंत मार्तन। लेकिन अगर ये पूछ दे हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन है, तो सुधावर्षन। तो साप्ताहिक समाचार पत्र क्या होता है? तो सप्ताह में एक बार जो समाचार पत्र छपता है, और दैनिक तो जो रोज छपने वाले, प्रतिदिन जो आप हम पढ़ते हैं, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, ये सब क्या है? तो दैनिक समाचार पत्र हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे चलते हैं। फिर है भारत मित्र। भारत मित्र प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी, संपादक रुद्रदत्त, स्थान कलकत्ता। यह क्या है? तो हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र। ये भी दैनिक पत्र है, लेकिन ये सुसंगठित दैनिक पत्र, ये भी परीक्षा में आ सकता है। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन है? तो भारत मित्र। उसके बाद बाला बोधनी पत्रिका, जिसके विषय में आप जान ही रहे हैं। तो बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन 1874 ईस्वी में हुआ। इसके संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और बाला बोधनी पत्रिका जो है यह किस विषय पर केंद्रित पत्रिका है? तो महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों पर यह पत्रिका क्या थी? तो केंद्रित थी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी। और ये भी साप्ताहिक पत्रिका है, और इसका प्रकाशन 1921 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। बनारस अखबार, इसका प्रकाशन वर्ष है 1845 ईस्वी। 1845 ईस्वी। संपादक गोविंद रघुनाथ थत्ते। अब संपादक संस्थापक दो भी है। अब इसके संस्थापक कौन है? तो राजा सी प्रसाद सितारे। ये बनारस अखबार के संस्थापक हैं, जबकि संपादक है गोविंद रघुनाथ थत्ते। अब यह क्या है? तो हिंदी भाषी क्षेत्र में, प्रतियोगी परीक्षा में आता है, हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका थी। ये भी प्रश्न आ सकता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन थी? तो याद रखिएगा, बनारस अखबार। तो सभी महत्वपूर्ण तथ्य सभी से जुड़े हैं और सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब चलते हैं सरस्वती पत्रिका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरस्वती पत्रिका के विषय में आप प्रश्न कई बार देखे होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो कुछ है सब निचोड़ हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी। उद्देश्य खड़ी बोली को मानक भाषा के रूप में स्थापित करना। खड़ी बोली को क्या करना? मानक भाषा के रूप में स्थापित करना। मानक भाषा अर्थात मानक भाषा किसे कहते हैं, या मानकीकरण आपको देखने को मिलता है, खड़ी बोली का मानकीकरण। तो मानकीकरण का मतलब होता है कि सभी पक्षों को अपने अपने मत रखकर किसी एक विषय पर निर्णय लेना, और किसी भी भाषा को उस रूप में उसे लिखा जाना या फिर पढ़ा जाना जिससे सभी आम जनता जो है वो भी उस भाषा को समझ सके। क्योंकि और उसी को कहते हैं मानकीकरण। तो खड़ी बोली को भी समझने के लिए उसमें जितने भी 12 खड़ी हैं, क्या क्या जिसमें उसमें वर्ण है, उस वर्णों में किसे रखना है, किसे हटाना है, यानी उसे इस प्रकार बना देना है किसी भाषा को, ताकि इसको पढ़ने और लिखने में आम जनता को भी कोई दिक्कत ना हो। उसी कहते हैं मानकीकरण, यानी आम जनता के लायक बनाना, सभी को उसे पढ़ सके, लिख सके, समझ सके। आगे चलते हैं। तो इसका प्रकाशन वर्ष है सरस्वती पत्रिका का 1900। उद्देश्य है खड़ी बोली को मानक रूप में स्थापित करना। संस्थापक कौन है? तो चिंतामणि घोष। याद रखिए, संस्थापक कौन है? चिंतामणि घोष। और किस काल में है? तो ये द्विवेदी युग। याद रखिएगा, द्विवेदी युग। सरस्वती पत्रिका किस युग से जुड़ी थी? तो द्विवेदी युग से, क्योंकि ये भी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न मिलता है। अब इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। जबकि प्रभावी संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि सबसे अधिक दिनों तक संपादन कौन किए? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका से संबंधित संपादक कभी भी पूछता है तो याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित प्रश्न आपको सबसे अधिक देखने को मिलता है। अब इसके अन्य प्रमुख संपादक कौन कौन थे? तो अन्य संपादकों में श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, श्रीनाथ सिंह, पद्दुम लाल, मुन्ना लाल बख्शी और श्री नारायण चतुर्वेदी, ये भी क्या थे? तो इस पत्रिका के अन्य संपादक रहे। तो याद रखिएगा, इसमें प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछता है? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आपको पूछेगा। सरस्वती पत्रिका के
एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रधान संपादक पूछेगा, प्रधान संपादक कौन थे, तो प्रधान संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक, ये भी पूछता है, तो 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इसका संपादन किए, कुल 17 वर्षों तक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है भारतेंदु युग में खड़ी बोली का विकास। तो खड़ी बोली हिंदी को हिंदी गद्य में विकसित करने का श्रेय भारतेंदु युग को जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु युग में रचनाकारों ने राष्ट्रीय भावना को जनता से जोड़ने का काम किया, जिसमें किस खड़ी बोली का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतेंदु युग में रचनाकारों ने ब्रज भाषा से फिर किस भाषा में आ गए, क्योंकि भारतेंदु युग से पहले आपका रीतिकाल था, तो रीतिकाल में ब्रज भाषा का प्रचलन था, और जितने भी लेखक कवि था उनका मुख्य उद्देश्य था अपने राजाओं की प्रशंसा करना। लेकिन जैसे भारतेंदु युग आया तो उसमें जो भी विभिन्न रचनाएं थे, सब में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई, और वे जनता को राष्ट्रीय भावना से जोड़ने के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करना शुरू किया। उसके बाद भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख रचनाकार हैं और उनके कुछ पत्रिकाएं हैं। तो कवि वचन सुधा जिसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, आनंद कादम्बनी, प्रेमघन, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे चलते द्विवेदी युग में खड़ी बोली का विकास। तो खड़ी बोली हिंदी का साहित्य में परिमार्जित विकास जो है वो द्विवेदी युग में हुआ है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का परिमार्जित विकास जो है द्विवेदी युग में हुआ है। खड़ी बोली जो है वो हिंदी का उत्थान काल है। क्या है? हिंदी का उत्थान काल है। खड़ी बोली को हिंदी गद्य में प्रौढ़तम रूप प्रदान करने में किनका योगदान रहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का क्या रहा? इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। और सरस्वती पत्रिका भी द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका थी, और कह सकते हैं कि खड़ी बोली को हिंदी गद्य में प्रौढ़तम रूप प्रदान करने में कह सकते हैं तो खड़ी बोली का हिंदी सरस्वती पत्रिका का भी क्या रहा? तो महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे देखते हैं। खड़ी बोली का हिंदी गद्य में, याद रखिएगा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। देवकी नंदन खत्री को आप जानते होंगे। तो देवकी नंदन खत्री जो है, इनका भी खड़ी बोली हिंदी को गद्य में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति जैसी तिलस्मी उपन्यास, ये क्या है? ये सभी जो है तिलस्मी उपन्यास है। इन उपन्यासों को लिखकर उन्होंने दूसरी भाषाओं के हजारों पाठकों को हिंदी सीखने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। यानी चंद्रकांता संतति जैसे तिलस्मी उपन्यास को पढ़ने के लिए दूसरी भाषा के पाठक हिंदी भाषा को सीखे, तब इस उपन्यास को पढ़ सके। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आता है। अब चलते हैं। अब हम पढ़ लिए खड़ी बोली, अब चलते हैं देवनागरी लिपि की ओर, क्योंकि हम बताए थे इसमें 3 टॉपिक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लिए खड़ी बोली का विकास क्रम को देख लिए, उसके बाद जितने भी पक्ष थे उनकी चर्चा कर लिए। अब देवनागरी लिपि को चलते हैं। सबसे पहले लिपि किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी भी भाषा को लिखने या व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों, संकेतों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिपना और पोतना, याद रखिएगा। अब देखिए, देवनागरी लिपि का जो विकास क्रम है वो हम आपका उसका पूरा कह सकते हैं कि निचोड़, इसमें किस प्रकार इसका जो है इतिहास उसको हम लेकर आए हैं, किस प्रकार देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, कहाँ से देवनागरी लिपि का विकास क्रम है। तो देखिए, सबसे पहले चित्रलिपि के बाद प्रतीक लिपि के बाद भाव लिपि से ध्वनि लिपि आया। ध्वनि लिपि जो आया उसमें 2 प्रकार की लिपियाँ हैं, अक्षरात्मक लिपियाँ और वर्णात्मक लिपियाँ। अक्षरात्मक लिपियाँ और वर्णात्मक लिपियाँ। वर्णात्मक में आपका आता है रोमन लिपि, याद रखिएगा। वो रोमन क्या है? तो वर्णात्मक लिपि। अब अक्षरात्मक लिपियों में भी 3 लिपियों का विकास हुआ। सिंधु घाटी लिपि जिसको भारत का सबसे प्राचीन लिपि माना जाता है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि जो है, इसी लिपि से कह सकते हैं कि ये देवनागरी लिपि का जो है विकास हुआ है, याद रखिएगा। ब्राह्मी लिपि में 2 प्रकार की शैलियाँ रहीं, दक्षिण शैली, उत्तर शैली। दक्षिण शैली में भारत की जो दक्षिण भारत है, यानी दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ इत्यादि, इन सभी भाषाओं की जो लिपि है ब्राह्मी की दक्षिणी शैली है, जबकि उत्तर शैली में
गुप्त लिपि का विकास हुआ। गुप्त शैली से सिद्ध मातृका लिपि का विकास, जिसे हम कुटिल लिपि भी कहते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में आता है कि देवनागरी लिपि किस प्राचीन लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, तो कुटिल लिपि, याद रखिएगा। अब कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ और सरधा लिपि का भी विकास हुआ। तो देखिए ये क्या है, तो ये क्रम है, याद रखिए ये क्या है, देवनागरी लिपि का विकास क्रम है। इसमें आपको महत्वपूर्ण याद रखना है, ब्राह्मी लिपि से याद रखना है, अक्षरात्मक से चलना है, क्योंकि देवनागरी अक्षरात्मक लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि भी अक्षरात्मक ही लिपि हुई। अब ब्राह्मी से सीधे आपको याद रखना है, ब्राह्मी से देवनागरी लिपि का, देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ, इसे आप याद रखिएगा। अब हम देवनागरी लिपि के विषय में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य उसको देखते हैं। जिन भाइयों को नोट्स चाहिए वो नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि भारतीय विजन क्लासेस पर नए एडिशन में भी नोट्स बन रहे हैं, उसे भी आप ले सकते हैं, या पुराने नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास का संपूर्ण निचोड़ नोट्स चाहिए तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देवनागरी लिपि के विषय में पढ़ते हैं। तो देवनागरी लिपि जो है यह एक अक्षरात्मक लिपि, देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। देवनागरी लिपि क्या है, तो अक्षरात्मक लिपि है। इसके अन्य नाम क्या है, तो नागरी, देवनागर, बालबोध, नंदी नागरी। तो ये स्थान के आधार पर इसके कई नाम हैं, यानी भारत में कई स्थानों के आधार पर देवनागरी लिपि के कई नाम हैं। इसे नागरी लिपि भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाईं से दाईं ओर मतलब अभी जो हम लिखे हुए हैं, जिस नोट्स को लिखे हुए हैं वो देखिए हम बाईं से दाईं लिखे हैं, यानी बाईं से दाईं ओर। आप खरोष्टी में जाइएगा, उर्दू भाषा वगैरह देखिए, उर्दू जो लिखते हैं वो दाईं से बाईं ओर लिखते हैं, जबकि देवनागरी क्या है, तो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी एक भारत की प्रधान तथा वैज्ञानिक लिपि है, यानी भारत की प्रधान तथा वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान 343(1), क्योंकि भारतीय संविधान 343 में 343(1) और 343(2) दो नियम थे उसमें। तो 343 अनुच्छेद 343(1) के द्वारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की राजलिपि घोषित किया गया। याद रखिए, भारत की राजलिपि घोषित किया गया। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो राजा जय भट्ट के शिलालेख में इसका प्रयोग हुआ था, 7वीं 8वीं सदी में हुआ था। और एक भी याद रखिएगा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा गुजरात में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। अगर देवनागरी लिपि एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, इसलिए इसको वैज्ञानिक लिपि कहते हैं। यानी आप जब रोमन लिपि में जाते हैं कभी कभी देखिएगा सी को क भी पढ़ते हैं, सी को स भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। क्यू को क भी पढ़ा जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए इसके चलते क्या है, तो याद रखिएगा ये सिस्टम जो है यह देवनागरी लिपि में नहीं है। देवनागरी लिपि में क को क ही पढ़ते हैं, ख को ख पढ़ते हैं। आप देखिए जितनी भी उनकी ध्वनियाँ हैं, जितने भी अक्षर हैं, सभी अक्षरों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी किसी एक अक्षर को एक ही जैसा नहीं पढ़ते हैं। यही इसकी क्या विशेषता है, जिसके कारण ये क्या है, तो वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी का निर्माण किसने किया था, सावरकर बंधुओं ने किया था। याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी का निर्माण सावरकर बंधुओं ने किया था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने 5वां अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का प्रस्ताव दिया था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि की प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, ये सभी क्या है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि सुधार समिति 1935, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो देवनागरी लिपि के विकास के लिए उसकी सुधार समिति बनी थी, जिसका नाम था नागरी लिपि सुधार समिति, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। इसके अध्यक्ष थे काका कलेलकर। उद्देश्य था हिंदी, मराठी, गुजराती के लिए एक ही लिपि का प्रयोग होना, और वो लिपि है देवनागरी लिपि का प्रयोग होना। प्रमुख कार्य क्या क्या रहा, तो अ के 12 खड़ी का निर्माण पर सुझाव दिया गया। सीरो रेखा का प्रयोग का सुझाव, सीरो रेखा किसको कहते हैं, देखिए आप क लिखे हैं, अब ये वाला जो लाइन ऊपर हम पढ़ते हैं ये क्या है, सीरो रेखा, याद रखिएगा। कुल इसमें 14 सुझावों को स्वीकार किया गया। कितने सुझावों को, तो 14 सुझावों को। उसके बाद है देवनागरी लिपि सुधार समिति, देवनागरी लिपि सुधार समिति। अब इसका निर्माण 31 जुलाई 1947 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हुआ। अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। उद्देश्य था
देवनागरी लिपि का मानकीकरण तथा सरलीकरण। मानकीकरण अर्थात एक रूप की सहमति सभी की, जिससे प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सके तो समझ सके, जिसकी चर्चा ऊपर हम कर चुके हैं। प्रमुख कार्य क्या है? अ की 12 खड़ी का सुधार कर मात्राओं का सही स्थान को सुझाव दिया गया। सिरोरेखा को अस्वीकार किया गया। विराम चिन्ह के स्थान पर विराम चिन्ह, जब अंग्रेजी पढ़ते तो आपको इस प्रकार के विराम चिन्ह देखने को मिलते हैं, लेकिन हिंदी में इस प्रकार के विराम चिन्ह के प्रयोग में, ये सभी सुझाव जो है देवनागरी लिपि सुधार समिति के द्वारा ही किया गया। इसमें याद रखिएगा सिरोरेखा को सही, इसमें यह बताया गया कि सिरोरेखा को लिखने में या फिर लिखने में अनिवार्यता नहीं दी गई, लेकिन अगर छपाई हो, क्या हो, अगर छपाई हो तो वहाँ सिरोरेखा का प्रयोग होना अनिवार्य, ये भी देवनागरी लिपि में यह बताया गया, यानी देवनागरी लिपि सुधार समिति में। आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण नोट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, उन्होंने क्या कहना था उनका कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को ही हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यानी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का मानना था हम देवनागरी लिपि के स्थान पर हमें रोमन लिपि को ही क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ये उनका सुझाव था सुनीति कुमार चटर्जी का। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसे भी हम देख लेते हैं। भारत की सबसे प्राचीन लिपि सिंधु घाटी की लिपि है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि में करवाया। देवनागरी लिपि के सुधार आणि मानकीकरण में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, गोविंद रानाडे, स्वाकर बंधुओं, महात्मा गांधी, फिर है श्याम सुंदर दास, काका कलेलकर आदि व्यक्तियों का क्या रहा तो महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब अ का 12 खड़ी का प्रथम प्रयोग गांधी जी द्वारा, नहीं, अ का 12 खड़ी का जो निर्माण जो हुआ था सावरकर बंधुओं द्वारा, उसका प्रथम प्रयोग जो है वो गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ में इसका प्रथम प्रयोग हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि की जो भाषाएं हैं, क्योंकि यहाँ से तो परीक्षा में आएगा ही प्रश्न कि इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में नहीं लिखी, ये भी पूछ सकता है। तो देवनागरी लिपि की जो भाषाएं हैं जो लिखी जाती है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, भोजपुरी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, मैथिली, अवधी, नागपुरी, बोडो, अंगिका, राजस्थानी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हरियाणवी, ये सभी क्या है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं। अब चलते तीसरा टॉपिक, क्योंकि हम 3 टॉपिक की चर्चा आज करेंगे। तो राजभाषा एवं भारत संघ की भाषा के रूप में हिंदी। सबसे पहले राजभाषा को देख लेते हैं। जो भाषा देश की राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, राजकाज की भाषा। राजभाषा का मुख्य क्षेत्र क्या होता है तो शासन, विधान, न्यायालय, कार्यपालिका। राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। भारत हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की क्या है तो राजभाषा है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को याद रखिएगा, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को, यहाँ से तो परीक्षा में प्रश्न आएगा ही, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारत के संविधान में भाग 5, भाग 6 और भाग 17, भाग 5 याद रखिएगा, भाग 6 और भाग 17 में राजभाषा संबंधी नियम है। कौन कौन से भाग, भाग 5, भाग 6 और भाग 17। अब आगे बढ़ते हैं, भाग 17 के विषय में पढ़ते। तब संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी, परंतु वर्तमान में 22 राजभाषाएं, यानी जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था, जिस समय हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली थी, उस समय संविधान के, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाओं को, यानी भारत के 14 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। लेकिन वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हैं तो भारत में राजभाषाओं की संख्या जो है वो 22 है। याद रखिए कितनी, 22। अब देखिए कब कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई तो 21वां संशोधन जो हुआ था 1967। यहाँ से प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है, लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो 21वां संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा। उसके बाद 71वां संशोधन में
जो 1992 हुआ, इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर 92वां संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। और कुल अभी राजभाषाओं की संख्या कितनी है तो 22 है। कितनी है? 22 है। अब इसको कैसे याद करेंगे ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। जो 14 राजभाषाएं जो मूल संविधान में थी वो कौन कौन है उसको देख लेते हैं। तो इसको आप ये आपको दे दिए, देखिए एक क्रम है, इस क्रम में आप याद कीजिएगा तो आपको सभी राजभाषाएं याद हो जाएंगी। कैसे याद करना है? असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, ऐसे याद करना है। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। उसके बाद याद करना है मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, इसे आपको याद करना है। इसे याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, और 2 बच जाएंगे संस्कृत और उर्दू। संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू। तो इस प्रकार इस तरह आप याद कीजिएगा तो आपको अब 6 अंत में 2 याद किए, 2 तो आपको याद हो जाएंगे। संस्कृत, उर्दू आपके दिमाग में है। बाकी इन सभी भाषाओं से आप थोड़ा सा दूर रहते हैं तो इनको आपको याद करने का आपको ट्रिक दे दिए। कैसे याद करना है? असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, 2-2 का लेक्चर है, लेकिन इसको एक क्रम में पढ़ना है। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंत में संस्कृत, उर्दू। उसके बाद आपको इधर कुछ याद भी कर लेने। 15वां जो भाषा है, 15वीं भाषा जो है वो है सिंधी। फिर इसके बाद 16वां, 17वां, 18वां आपका है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, जो 71वां संशोधन में इस भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 19वां, 20वां, 21वां, 22वां इसमें है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसे आपको तो याद करने पड़ेंगे, लेकिन इधर आपको ये क्या है ट्रिक से भी इसको याद कर ले सकते हैं। ये आपको याद हो जाएंगे, ये आपको याद हो जाएंगे। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे ही। आगे चलते हैं। भाग 5 के अनुच्छेद 120, यहाँ से परीक्षा में आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय भाषा का उल्लेख है? संसदीय भाषा का उल्लेख है। तो याद रखिएगा भाग 5 अनुच्छेद 120। उसके बाद भाग 6 अनुच्छेद 210, क्योंकि अभी चर्चा में 3 भाग का किए थे, भाग 5, भाग 6, भाग 17 में जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान है, इसकी चर्चा हम कर चुके थे। तो भाग 5 में अनुच्छेद 120 में संसदीय भाषा का उल्लेख है, जबकि भाग 6 अनुच्छेद 210 में राज्य की विधान भाषाओं की भाषा से संबंधित है। अब ये है क्या, इसको आप समझ लीजिएगा। तो भाग 5 अनुच्छेद 120 में जो संसदीय भाषा का उल्लेख है, इसमें यह कहा गया है कि इसमें जो है अगर संसदीय कार्य में कोई भी व्यक्ति जो है अपनी मातृभाषा में भी अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है। अगर अंग्रेजी हिंदी में तो कर सकता है, अंग्रेजी हिंदी में कर सकता है, परंतु अगर उसे इच्छा है कि वह अपना जो क्षेत्र है वहाँ की मातृभाषा में अगर वो अपने शिकायत को दर्ज कर सके तो वहाँ पर अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में शिकायत को दर्ज कर सकता है संसद में। कहाँ पर? संसद में। उसी प्रकार 210 में जो है वो विधान सभाओं में यानी विधानमंडल में भी उसी प्रकार है। अंग्रेजी और हिंदी भाषा का प्रयोग तो था ही, फिर भी अगर कोई व्यक्ति चाहेगा कि वो अपने क्षेत्र की भाषा में यानी अपनी ही मातृभाषा में अगर वो अपनी बातों को रख सके तो वो रख सकता है। ये इसमें यही क्या है तो इसी का उल्लेख है, इसी भाषा से संबंधित है। तो याद रखिएगा संसदीय भाषा का उल्लेख से संबंधित अनुच्छेद 120, जबकि विधान सभाओं की भाषा संबंधी उल्लेख जो है राज्य की वो 210 में, अनुच्छेद 210 में। अब सबसे महत्वपूर्ण है भाग 17। भाग 17 जो है 4 अध्यायों में अनुच्छेद 343 से 351 तक की राजभाषा संबंधी क्या प्रावधान है। और यहाँ से तो प्रश्न निश्चिंत है कि आपको मिलेंगे ही, तो इसको आपको ध्यान में याद रख लेना है। सबसे पहले अनुच्छेद 343(1) को देखते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 343 2 वर्गों में है, 343(1), 343(2). तो 1 में क्या है? भारतीय संघ की राजभाषा, क्योंकि यही तो महत्वपूर्ण है, इसको आप तो जान ही रहे हैं। तो 343(1) में ही भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी, राजलिपि देवनागरी होगी, जिसे 14 सितंबर 1949 को जिसको 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा और राजलिपि की जो है हिंदी भाषा और देवनागरी को राजलिपि की मान्यता दी गई थी। तो 343 अनुच्छेद के आधार पर तो 343 अनुच्छेद 343(1) में यह बताया गया है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और राजलिपि देवनागरी होगी, और शासकीय परियोजनाओं के लिए जो अंकों का रूप है भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रयोग करना हो। जैसे भारतीय अंक तो इस प्रकार हैं
एक, देवनागरी लिपि के चलेंगे 1 2 3, इस प्रकार आप देखे होंगे 4 5, इस तरह आप देखेंगे। तो इसके स्थान पर उन्होंने कहा था कि भारतीय अंकों के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय रूप को ही प्रयोग करना होगा, 1 2 3, जिसको हम जानते हैं, ये इसमें कहा गया था। उसके बाद है अनुच्छेद 343(2). तो एक बात आपको बता दूं कि अंग्रेजी भारत की ऐसी भाषा है जो राजभाषा न होकर भी आज भी राजकीय कार्यों में इसका प्रयोग है। तो अनुच्छेद 343(2) में यह कहा गया था कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक राजकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, यह प्रावधान दिया गया था। इसका कारण, मुख्य कारण था क्योंकि अंग्रेज लोग जब भारत में अपनी सत्ता जमाए हुए थे तो अंग्रेजी भाषा का भी उन्हें संपूर्ण प्रचार प्रसार करके अंग्रेजी भाषा का संपूर्ण विकास कर दिया था, जिसके कारण इतना जल्दी अंग्रेजी भाषा को हटाया नहीं जा सकता था। इसीलिए अनुच्छेद 343(2) में यह प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक जितने भी राजकीय कार्य में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता रहेगा। अगर कोई करना चाहेगा तो अंग्रेजी भाषा में भी प्रयोग कर सकता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 346 क्या है, तो एक राज्य का दूसरे राज्य से संचार या पत्रादि हेतु प्रयोग के लिए राजभाषा संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 347 में क्या है, तो 347 में है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी एक भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में शासकीय प्रयोजन में प्रयोग की जा सकती है। अर्थात उनका मानना था कोई राज्य है, उसकी कोई एक भाग, राज्य का संपूर्ण भाग का आधा भाग अगर कोई अन्य भाषा को बोलते हैं, उस भाषा को भी उस राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता उन्होंने दिया था, अन्य शासकीय प्रयोजन में उसका प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है। 348। 349 में है संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 350 इसमें क्या है, तो राज्य के प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा में शिकायत दूर करने हेतु आवेदन दे सकता है। यह अनुच्छेद 350 में ये प्रावधान किया गया, कोई व्यक्ति अपने राज्य में प्रयोग की जाने भाषा में भी शिकायत को दूर करने के लिए आवेदन दे सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 351, क्योंकि इससे प्रश्न आता है। तो अनुच्छेद 351 जो है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार से संबंधित है। और इसमें यह बताया गया है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे। तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 351। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत हिंदी की राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि क्या है, राजभाषा है। महत्वपूर्ण तथ्य है, अंग्रेजी भारत की राजभाषा नहीं है, फिर भी भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है आज भी। संथाली जो है झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा है जिसे राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। अनुच्छेद 343(2) में जो प्रावधान है उसमें राष्ट्रपति महोदय के आदेशानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। ये भी क्या है, अनुच्छेद 343(2) में ये भी प्रावधान है कि उसमें यह कहा गया था कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक क्या होगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा शासकीय प्रयोजनों में। लेकिन उसमें यह भी बताया गया कि अगर राष्ट्रपति महोदय चाहें तो वे अपने आदेशानुसार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक भाषाओं का प्रचलन है, जिसके कारण भारत की अपनी राष्ट्रभाषा नहीं। याद रखिएगा, भारत की जो अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत में जो भी सभी राजभाषाएं हैं। और भारत में राजभाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22। अब आगे बढ़ते हैं। 1950 के बाद हिंदी भाषा का विकास, इसे भी देख लेते हैं। तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 7 जून 1955। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किए। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बाल गंगाधर खेर, जिसका शॉर्ट नाम है VG खेर। इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो कुल इसमें 21 सदस्य थे। और अनुच्छेद 344 से इसका संबंध है। किससे संबंध है, अनुच्छेद 344 से इसका क्या है, संबंध है। उसके बाद है संसदीय राजभाषा समिति 1957।
इसके अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 30 थे, जिसमें से 20 लोकसभा के सदस्य थे, 10 राज्यसभा के सदस्य थे। इसका उद्देश्य क्या था? 1965 के बाद हिंदी भारत की प्रधान राजभाषा हो और अंग्रेजी सहभाषा, क्योंकि संविधान लागू 1950 में था, उसमें यह नियम बनाया गया था कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का जो है राजभाषा के रूप में प्रचलन रहेगा, प्रयोग होता रहेगा। लेकिन 1965 के बाद इनका जो उद्देश्य था, 1965 हो जाने 15 वर्ष बीत जाने के बाद हिंदी ही भारत की क्या हो? राजभाषा हो, जबकि अंग्रेजी क्या हो? तो सहभाषा हो। अनुच्छेद 344 के खंड 4 और खंड 5 से इसका क्या है? तो संबंध है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस समिति के प्रतिवेदन से राष्ट्रपति ने 2 आयोगों की घोषणा की थी। इसी समिति के प्रतिवेदन पर, यानी संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 आयोगों की घोषणा की थी। राजभाषा विधायी आयोग 1961 ईस्वी में, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो राजभाषा विधायी आयोग विधि मंत्रालय से संबंधित है, यानी वित्त मंत्रालय कह सकते हैं, और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। और इन 2 आयोगों का जो उन्होंने गठन एक प्रकार से घोषणा किए थे, वो संसदीय राजभाषा समिति के उनके आधार पर ही ये क्या किए थे? तो इसकी घोषणा किए थे। आगे देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963। भारत को राजभाषा बनाने पर दक्षिण भारत में विरोध होने के कारण, देखिए भारत को जब राजभाषा, भारत की प्रधान राजभाषा बनाने पर जब बल दिया जाने लगा, तब दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे जहां पर हिंदी भाषा का प्रचलन बिल्कुल नहीं था, वे लोग विरोध करने लगे, जिसके कारण सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 लागू हुआ। और इसमें कुल 9 धाराएं हैं और इसका संशोधित रूप है 1967 में, इसे संशोधित भी किया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 में लागू हुआ, जबकि संशोधन इसमें 1967 में हुआ। अब देखिए, अब अंतिम है आज के टॉपिक का, सबसे महत्वपूर्ण है राजभाषा नियम। देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 ये क्यों आया? ये सिर्फ इसलिए आया क्योंकि जब हिंदी को भारत की प्रधान राजभाषा के रूप में जब स्थापित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए, तो उसमें दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे उधर के लोग क्या करने लगे? तो विरोध करने लगे, तब बना राजभाषा अधिनियम। अब राजभाषा अधिनियम को संशोधित किया गया 1967 में, और इसी का नवीनतम स्वरूप है राजभाषा नियम 1976। अब इसमें पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि संशोधित कर दिया गया है। अब राजभाषा नियम के नाम से इसे जाना जाता है, राजभाषा अधिनियम नहीं, नियम के नाम से जाना जाता है, जबकि इसी का क्या है? इसी का ये संशोधित रूप है। अब राजभाषा नियम 1976 को पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजभाषा अधिनियम को ही 28 जून 1976 को राजभाषा नियम के नाम से पुनः पारित किया गया। यानी राजभाषा अधिनियम जो 1963 है, जिसको संशोधन 1967 में किया गया, पुनः इसे पारित किया गया 1976 में, 28 जून 1976 में राजभाषा नियम के नाम से। इसमें कुल 12 नियम बनाए। कितने 12 नियम बनाए गए? 12 नियम बनाए गए। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों को भाषा की बहुलता के आधार पर केंद्रीय कार्यालयों को 3 वर्गों में या 3 क्षेत्रों में बांटा गया। और 3 क्षेत्र थे: क वर्ग क्षेत्र, ख वर्ग क्षेत्र और ग वर्ग क्षेत्र। अब इसे भी हम देख लेते हैं, क वर्ग क्षेत्र, ख वर्ग क्षेत्र और ग वर्ग क्षेत्र। क वर्ग क्षेत्र को सबसे पहले देखते हैं। तो क वर्ग क्षेत्र, क क्षेत्र जिस राज्य की राजभाषा हिंदी भाषा को ही बनाया गया, वे सभी राज्य क वर्ग के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात क वर्ग के अंतर्गत उन सभी राज्यों को या उन सभी क्षेत्रों को रखा गया जहां राजभाषा जो है वो हिंदी को ही यानी हिंदी भाषा को ही राजभाषा के रूप में क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। वो क क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। अब क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ की भाषा जो है वो हिंदी है। अब इसको देख लीजिए, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है क वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये सभी क्या है? तो ये सभी
हिंदी भाषी क्षेत्र है। अब इसको याद करने का ट्रिक है, क्योंकि इतने सारे हैं तो आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको याद करने का ट्रिक यहाँ पर है, इस ट्रिक को आप ट्राई कीजिएगा। कैसे आपको याद रखना है? उम राज को बिहा दीही, झारखंड में पिया दी। उम से उ से उत्तरांचल, म से मध्य प्रदेश, उ से उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश दोनों हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश, राज से राजस्थान, बी से बिहार, हा से हरियाणा, अ से अंडमान निकोबार द्वीप, दी से दिल्ली, ही से हिमाचल, झा से झारखंड। ये सभी क्या है? तो ये सभी जितने भी राज्य सभी क्या हिंदी भाषी क्षेत्र के राज्य हैं, और यहाँ की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। अब ख क्षेत्र क्या है? तो ख क्षेत्र जहाँ की राजभाषा हिंदी ना होने के बावजूद भी वहाँ के लोग हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हैं। वहाँ के लोग हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं। इसमें आपके जो है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ की जो है राजभाषा हिंदी जो है न होने के बावजूद भी यहाँ के लोग हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं। तो ये सभी राज्य हैं। तो इसके अलावा दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली ये भी है। तो ये सभी क्षेत्र जो है ये सभी जो है ये ख वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इसको भी याद कर सकते हैं, पंगु दा महाचंडी, पंगु दा महाचंडी, पंग से पंजाब, गु से गुजरात, दा से दादर एवं नगर हवेली, महा से महाराष्ट्र और चंडी से चंडीगढ़। अब ये सभी क्या है? तो यहाँ राजभाषा जो है वो हिंदी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग हिंदी भाषा को मतलब अच्छी तरीके से ज्ञान रखते हैं। एक ख क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर जो पंजाब है, पंजाब की राजभाषा क्या है? पंजाबी है। गुजरात की क्या है? गुजराती है। महाराष्ट्र की क्या है? मराठी है। आजकल देखे होंगे कि महाराष्ट्र के कोई नेता कहे थे कि महाराष्ट्र में रहना होगा तो मराठी बोलना ही होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इसका भी विरोध होने लगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताया कि यह वह क्षेत्र है जहाँ की राजभाषा हिंदी नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं। मुंबई में तो इतने सारे लोग रहते हैं, हमको लगता है मुंबई में मराठी से ज़्यादा जो है हिंदी भाषा बोलते होंगे, क्योंकि हिंदी भाषा का ज्ञान है। और महाराष्ट्र एक प्रकार से औद्योगिक नगरी जहाँ पर मुंबई, जहाँ पर कई जगह के लोग जाकर रहते हैं, जिसके कारण इसको ख क्षेत्र में उन सभी राज्यों को, केंद्र शासित राज्यों को रखा गया जहाँ राजभाषा हिंदी नहीं भी है, फिर भी लोग हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं। अब ग क्षेत्र, जिसको दक्षिण क्षेत्र कह सकते हैं, पूर्ण रूप से दक्षिण क्षेत्र। ग क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य एवं केंद्र शासित राज्य आते हैं जहाँ की राजभाषा हिंदी ना होकर वहाँ की क्षेत्रीय भाषा क्या है? राजभाषा के रूप में है। इसी को ग क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया, अर्थात यहाँ की भाषा हिंदी भी नहीं है, न ही यहाँ के लोग हिंदी भाषा को मतलब हिंदी भाषा से उनको अच्छा ज्ञान है, क्योंकि ये दक्षिण भारत के क्षेत्र के ये सभी क्षेत्र हैं। अब यहाँ की राजभाषा जो है वहाँ की क्षेत्रीय भाषा ही है। जैसे ओडिशा का उड़िया, तमिलनाडु का तमिल, तेलंगाना का तेलुगु, आंध्र प्रदेश का भी तेलुगु है, पश्चिम बंगाल का बांग्ला, असम का असमिया, मणिपुर का मणिपुरी, मिजोरम का मिजो। ये सभी क्या है? तो इनका क्या है? इनका राजभाषा है। ये ग क्षेत्र जहाँ की पत्र व्यवहार बिल्कुल हिंदी में नहीं होंगे, जहाँ के पत्र व्यवहार वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में होंगे, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में ग क्षेत्र। इसके अलावा भी कुछ अन्य राज्य हैं, जैसे केरल, याद रखिए मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की जो राजभाषा अंग्रेजी है, क्योंकि यहाँ के लोग हिंदी बिल्कुल नहीं जानते हैं और यहाँ की राजभाषा जो है वो पूर्ण रूप से अंग्रेजी है। उसके अलावा केरल की राजभाषा मलयालम है, कर्नाटक की कन्नड़ है, त्रिपुरा का बांग्ला है, गोवा का कोंकणी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार पत्र व्यवहार के आधार पर जो है भारत की राजभाषा को 3 वर्गों में रखा गया, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग। क वर्ग में पत्र व्यवहार हिंदी भाषा में होंगे, ख वर्ग में पत्र व्यवहार क्या है? तो पत्र व्यवहार जो है हिंदी भाषा में नहीं होंगे, लेकिन वहाँ की जो है लोकल भाषा है या फिर वहाँ की ही जो क्षेत्रीय भाषा उसी में होंगे, लेकिन वहाँ के लोग हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान रखेंगे या रखते हैं। और ग क्षेत्र जो बिल्कुल हिंदी से दूर है, इस क्षेत्र में जो है यहाँ की राजभाषा वहाँ की एकदम क्षेत्रीय भाषा ही होगी और यहाँ के लोगों को हिंदी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ की राजभाषा या तो अंग्रेजी होगी या तो फिर वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, जिसमें से ये है ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, गोवा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इसको आप याद रखिएगा, मेघालय
नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश भारत के वह राज्य है जहाँ की राजभाषा हिंदी है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर राजभाषा नियम पुनः, इसके अलावे भी राजभाषा नियम जो है पुनः 1987, 2007, 2011 में भी इसमें कुछ संशोधित किया गया, ये भी याद रखिएगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य थे आज हम इस क्लास में पढ़े। सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी का विकास क्रम को पढ़े, उसके बाद हम देवनागरी लिपि का इतिहास पढ़े और उसके बाद अंत में राजभाषा हिंदी को पढ़े। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्लास था। जितने भी साथी हैं जिनको यह वीडियो क्लास अच्छा लगा, भारतीय विजन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल विभिन्न पुस्तकों द्वारा हस्तलिखित नोट्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी बहुत ही मजबूत हो सके और आप प्रतियोगी परीक्षा में जब बैठे तो अपना बेहतरीन रिजल्ट ला सके। तो जितने भी साथी हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे। और आपको अगर और भी कुछ जानकारी आपको हिंदी साहित्य पढ़नी है बेहतरीन तरीके से, आप भारतीय विजन क्लासेस के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट में आपका टॉपिक वाइज बना हुआ है, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। और बता दूं कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर संपूर्ण हस्तलिखित आपके सिलेबस का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। जेएसएससी पेपर 2 हिंदी अगर आप रखे यानी झारखंड के विद्यार्थी हैं, पेपर 2 हिंदी होगा और आपका हिंदी में साहित्य है, तो उसका भी संपूर्ण सिलेबस का हस्तलिखित नोट हमारे पास उपलब्ध है। अब नेक्स्ट क्लास में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का क्लास जब हम 5 लेकर आएंगे, उसमें जो कुछ बचा हुआ है उसे हम लेकर आएंगे। उसके बाद हम फिर हिंदी साहित्य का इतिहास की ओर चलेंगे। अभी हम पढ़ रहे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। धन्यवाद।